लीजिए सुनिए विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी कहानी टेमिंग ऑफ द शू का हिंदी में अनुवाद मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कैथरीन, जिसे झगड़ालू कैथरीन कहते थे, पडुआ में एक धनी व्यक्ति बैप्टिस्टा की बड़ी बेटी थी। वह सुंदरता में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी आंखें हिरनी के समान बड़ी बड़ी थीं, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल थे, चेहरा चंद्रमा के समान गोल था। किंतु फिर भी आज तक किसी पुरुष ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रखा था। इसकी एक विशेष वजह थी। वह बहुत झगड़ालू थी और किसी से भी अच्छी तरह पेश नहीं आती थी। उसकी बोली खंजर से भी ज़्यादा तेज और करेले से भी ज़्यादा कड़वी थी। उसका पिता उसकी ओर से काफ़ी चिंतित रहता था। उसकी छोटी बहन बियांका के लिए तो बहुत अच्छे रिश्ते आते, किंतु वह यह कहकर मना कर देता था कि जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं हो जाती, वह छोटी बेटी की शादी किस तरह कर सकता था। वह प्रायः ईश्वर से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, कोई ऐसा करिश्मा दिखा दो जो कैथरीन की बोली में थोड़ी मिठास पैदा हो जाए, ताकि मैं उसकी शादी किसी भले लड़के के साथ करके अपनी जिम्मेदारी से स्वतंत्र हो जाऊं। शायद ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। एक दिन एक नौजवान, जिसका नाम पेट्रिशियो था, बैप्टिस्टा के पास आकर बोला, श्रीमान, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, किंतु आप मुझे यह बता दें कि आप मुझे दहेज में क्या देंगे। पहली ही मुलाकात में इतनी दृढ़तापूर्वक कैथरीन से विवाह का प्रस्ताव सुनकर बैप्टिस्टा आश्चर्य में पड़ गया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि यह नौजवान भूले से उसके घर तो नहीं आ गया, क्योंकि जानबूझकर तो कोई भी समझदार इंसान कैथरीन से शादी करने पर राजी नहीं हो सकता। नौजवान बोला, मेरा नाम पेट्रिशियो है। आप मेरे पिता को अच्छी तरह से जानते थे। वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनकी एकमात्र संतान हूँ और उनके व्यापार एवं जायदाद का भी इकलौता वारिस हूँ। मैं आपकी बेटी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका नाम कैथरीन है और वह बहुत खूबसूरत है। उसकी सुंदरता की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। मैंने यह भी सुना है कि वह बहुत सुशील है। उसके इसी गुण से प्रभावित होकर मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही बैप्टिस्टा खुश तो हो गया, किंतु वह चाहकर भी अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि यह नौजवान अपने इरादे तब तक पर अडिग रहेगा जब तक वह मेरी बेटी से मिल नहीं लेता। इसलिए वह बोला, बेटा पेट्रिशियो, मैं कैथरीन को भी बुला के तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। तुम स्वयं उससे बात करके देख लो। यदि तुम एक दूसरे से सहमत हो सको तो यह मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। पेट्रिशियो किसी सफल शिकारी की तरह रणनीति तैयार करने लगा कि उसको किस तरह वार करना है और किस तरह बचाव करना है। वास्तव में वह कैथरीन की पूरी असलियत से वाकिफ था, इसलिए वह मन ही मन सोच रहा था कि उसे किस प्रकार कैथरीन से बात करनी है तथा उसके आने पर किस प्रकार उसका स्वागत करना है। थोड़ी देर बाद जैसे ही कैथरीन ने अंदर कदम रखा, वह हड़बड़ा कर वहीं खड़ा हो गया, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा वहां उतर के आ गई हो, और फिर बड़ी नम्रतापूर्वक बोला, आओ मेरी दिल की मलिका, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपनी आदत के मुताबिक कैथरीन गरज के बोली, बंद करो अपनी बकवास और मुझे बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। वाह, क्या आवाज़ है! उसकी इतनी कर्कश आवाज़ सुन के भी वह बोला, हे मधुर भाषिणी, तुम्हारी इस बोली को सुनने के बाद मुझे सारी दुनिया ही कर्कश लगने लगी है। मेरा दिल चाहता है कि बस यूं ही बैठा तुम्हारी आवाज़ के एक एक शब्द को मैं अपने कानों से पी जाऊं। हे मेरी प्यारी केट, तुम्हें इस प्यार से सब केट बुलाते हैं ना। इतना सुनते ही कैथरीन का पारा चढ़ गया और बहुत ज़्यादा गुस्से करने लगी। उसके माथे पर गुस्से से बल पड़ने लगे और आंखों में जैसे शोले उगलने लगे। वह चिल्लाकर बोली, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। लोग मुझे केट नहीं बल्कि झगड़ालू कैथरीन कहते हैं। तुम झूठ बोल रही हो, पेट्रिशियो बोला। ओह, क्या सुंदरता है, क्या यौवन! इसका मतलब है कि लोग तुम्हारी खूबसूरती की झूठी तारीफ नहीं करते थे। मेरी प्यारी कैथरीन, इन फिजूल की बातों को छोड़ो। चलो अंदर तुम्हारे कमरे में चलकर बात करते हैं। तुम्हारे पिता ने हमारे विवाह की इजाज़त दे दी है और दहेज भी तय हो चुका है। अब तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। यह कह के वह वहाँ से चला गया। पहली मंजिल तो वह पार कर चुका था। उसने कैथरीन के चिड़चिड़े बर्ताव व कर्कश बोली के बारे में बहुत से लोगों से सुन रखा था।
उसे यह बात सहन नहीं हो रही थी कि इतनी सुंदर लड़की अपने बदमिजाजी के कारण विवाह के सुख से वंचित रह जाए। उसने तभी एक प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वह शादी करेगा तो मात कैथरीन से ही करेगा। रविवार को सभी अतिथि विवाह के लिए एकत्रित हो चुके थे। सभी बेसब्री से पेट्रिशियो का इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने पर भी वह नहीं आया। राह देखते देखते कैथरीन बुरी तरह थक चुकी थी। वह उसकी प्रतीक्षा करते करते मायूस हो गई थी। वह अपनी सखियों के कंधों पर सर रखकर बुरी तरह रो रही थी, और यही पेट्रिशियो चाहता भी था। ठीक तभी पेट्रिशियो वहां आ गया। ना तो वो कैथरीन के लिए कुछ लेकर ही आया था जिसका उसने वादा किया था, और ना ही स्वयं दूल्हे के कपड़े पहनकर आया था, बल्कि वह तो बड़ी अजीब सी पोशाक पहनकर आया था, जैसे वो शादी में नहीं बल्कि किसी मेले में आया हो। उसके नौकर और घोड़े भी ऐसी ही वेशभूषा में थे। उसके लोगों के कहने पर भी कपड़े बदलने से इनकार कर दिया और कहा कि वह उन्हीं कपड़ों में विवाह की रस्म पूरी करेगा। उसका तर्क था कि कैथरीन से उसका विवाह है, ना कि उसके कपड़ों से। पादरी ने पेट्रिशियो से पूछा, क्या तुम्हें कैथरीन एक पत्नी के रूप में स्वीकार है? उसने बड़ी जोर से चिल्लाकर कहा, स्वीकार है। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि डर के मारे पवित्र पुस्तक पादरी के हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। जब तक विवाह की रस्में चलती रहीं, वह इसी प्रकार जोर जोर से सबको डांटता रहा कि कैथरीन जैसी बददिमाग लड़की भी डर से कांपने लगी। जब शादी की रस्म पूरी हो गई तो पेट्रिशियो ने वही गिरजाघर में ही शराब मंगवाई और शराब का बड़ा सा घूंट भर के गिरजा के चौकीदार के मुंह पर कुल्ला कर दिया, और इसकी वजह यह बताई कि चौकीदार ने दाढ़ी ठीक से नहीं बनाई थी। लोगों ने इससे पहले किसी भी शादी में ऐसा पागलपन नहीं देखा था। बैप्टिस्टा ने एक राशि विवाह भोज का आयोजन किया हुआ था, किंतु जब तक विवाह की रस्में पूरी करके गिरजाघर से वापस आए तो पेट्रिशियो ने कैथरीन का हाथ पकड़ा और चलने के लिए बैप्टिस्टा से आज्ञा मांगी। अभी तो विवाह भोजन शुरू भी नहीं हुआ था, और वर वधू का विवाह भोज में शामिल ना होना एक तरह से अतिथियों का अपमान ही था। किंतु पेट्रिशियो अपनी जिद पे अड़ा रहा। उसने लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया और साफ साफ कह दिया कि अभी उसे जाना है, और कैथरीन भी उसी समय उसके साथ जाएगी। कैथरीन जोरों से चिल्लाई और पेट्रिशियो को डांटने लगी, पर उसने उसका जवाब बड़े ही प्यार से दिया और उसे लेकर चल दिया। पेट्रिशियो जो घोड़े लेकर आया था वे इतने कमज़ोर थे कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, और रास्ते भर वह उन घोड़ों पर चिल्लाता रहा। ऐसा लग रहा था मानो ये घोड़े कभी भी गिर के मर जाएंगे। आखिरकार वे सब पेट्रिशियो के घर पहुंच गए। कैथरीन बहुत थक चुकी थी और उसे जोरों की भूख लगी थी, पर पेट्रिशियो ने तो सोच लिया था कि वह कैथरीन को ना तो आराम करने देगा और ना ही खाना खाने देगा। वो दिनों जब डिनर करने बैठे, खाने में बहुत कुछ था, पर तुरंत ही पेट्रिशियो ने खाने में हर चीज़ में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। उसने मीट जमीन पे फेंक दी और नौकरों से कहा कि खाना उठा कर ले जाएं। उसने कैथरीन को प्यार से समझाया कि ऐसा बेकार खाना वो उसे कभी भी खाने नहीं देगा। कैथरीन बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह सोने चली गई, पर पेट्रिशियो ने उसकी चादर तकिया तक में नुक्स निकाल दिए और सब कुछ जमीन पर फेंक दिया। तब कैथरीन कुर्सी पर बैठ के आराम करने लगी, पर पेट्रिशियो रात भर नौकरों पर चिल्लाता, जिससे कैथरीन सो नहीं पाई। अगले दिन नाश्ते के समय भी पेट्रिशियो ने सारा खाना जमीन पर फेंक दिया और कैथरीन का भूख से बुरा हाल हो रहा था। वह सोच रही थी इसे इस अच्छी हालत तो उन भिखारियों की थी जो उसके पिता के घर भीख मांगने आया करते थे। अंत में पेट्रिशियो मीट की थोड़ी सी टुकड़ा एक थाली में डाल के लाया, जिससे कैथरीन की भूख भी नहीं मिटी। फिर पेट्रिशियो कैथरीन को एक ड्रेस दिखाने ले जाता है जो उसने खास उसके लिए बनवाई थी, पर उस ड्रेस को देखकर भी उसमें नुक्स निकालकर टेलर को वापस भेज देता है। पेट्रिशियो कैथरीन को उन्हीं कपड़ों में उसके पिता के घर चलने के लिए तैयार होने को कहता है। घड़ी में दोपहर के 2 बजे थे, पर पेट्रिशियो कहता है कि सुबह के 7 बजे हैं। कैथरीन ने इसका विरोध किया तो पेट्रिशियो कहा गया वह उसके पिता के घर नहीं जाएगा। जब तक कैथरीन उसकी कही हर बात को हाँ में हाँ ना मिलाए, तब तक वह उसे कहीं लेकर नहीं जाएगा। एक दिन और कैथरीन आज्ञाकारी पत्नी बनकर बिताती है और फिर वे बैप्टिस्टा के घर के लिए निकलते हैं। वे आधे रास्ते पहुंचे होंगे जब पेट्रिशियो ने कहा कि देखो आसमान में चांद निकल आया है। कैथरीन ने कहा चांद नहीं सूरज।
इस पर पेट्रिशो घोड़ा वापस अपने घर की ओर मोड़ने लगा, जिससे कैथरीन घबरा गई और बोली, हाँ हाँ, चांदी तो निकल आया है और चमक रहा है, अब चलो। पर पेट्रिशो को अभी भी यह देखना था कि कैथरीन पूरी तरह से उसके वश में है या नहीं। इसलिए रास्ते में जब उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला तो उसने कैथरीन से कहा कि देखो, कभी तुमने इससे पहले इतनी सुंदर स्त्री देखी है, जिसके गाल गुलाबों की तरह सुंदर और आंखें तारों की तरह चमक रही हों। उसने कैथरीन से कहा कि वह भी जाए और उस सुंदर स्त्री की तारीफ करे। तब तक कैथरीन पूरी तरह से उसके वश में हो चुकी थी। वह बोली, आप कितनी सुंदर स्त्री हैं, आपके माता पिता कितने खुशनसीब होंगे। तभी पेट्रिशो ने कहा कि अरे केट, तुम पागल हो गई हो क्या? इस बूढ़े व्यक्ति को सुंदर औरत क्यों कह रही हो? तब कैथरीन ने उस बूढ़े व्यक्ति से माफ़ी मांगी और कहा कि उससे गलती हो गई है। वह बूढ़ा व्यक्ति इन लोगों की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बताया कि उसका नाम विंसेंटो था और आज वह अपने बेटे के विवाह के लिए पदुआ जा रहा था। उसका विवाह बियांका से था। पेट्रिशो ने बताया कि बियांका उसकी पत्नी की छोटी बहन है। वे साथ साथ बैप्टिस्टा के घर पहुंचे। वहां बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी और साथ ही हॉर्सेंशियो का भी विवाह था। जब दावत खत्म हो गई तब सभी पेट्रिशो का मजाक बनाने लगे। वह उसे यह कहकर चिढ़ाने लगे कि उसे तो बड़ी झगड़ालू पत्नी मिली है। पर पेट्रिशो ने कहा कि वह साबित कर देगा कि कैथरीन एक बहुत ही अच्छी पत्नी है, और इसी बात पर इन तीनों में 20 सिक्कों की शर्त लग गई कि तीनों की पत्नियों को बुलाया जाएगा। जो सबसे पहले आएगी वही शर्त जीतेगा। पेट्रिशो ने यह शर्त बढ़ाकर 100 सिक्कों की कर दी। सबसे पहले लुसेंशियो अपने नौकरों को भेजता है और अपनी पत्नी बियांका को आने को कहता है, पर नौकर आकर जवाब देते हैं कि मालकिन ने कहा है कि अभी वो नहीं आ सकती। अब हॉर्सेंशियो की बारी थी। वो अपने नौकरों से जाकर कहता है कि जाओ और मेरी पत्नी से भीख मांगो कि वह तुरंत आ जाए। पर उसके नौकर भी खाली हाथ ही वापस आते हैं और कहते हैं मालकिन ने कहा है यदि इतना ही ज़रूरी है तो वह स्वयं आके उनसे मिल जाए। अब पेट्रिशो नौकरों से कहता है कि जाके कैथरीन से कहो कि मैंने उसे तुरंत आने की आज्ञा दी है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन आएगी। तभी बैप्टिस्टा देखता है कि कैथरीन चली आ रही है। वह आई और आज्ञापूर्वक अपने पति से पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया था? पेट्रिशो ने पूछा, तुम्हारी बहन और हॉर्सेंशियो की पत्नी क्या कर रही हैं? कैथरीन ने बताया कि वह आग तापते हुए बातें कर रही हैं। तो पेट्रिशो कैथरीन से कहता है कि वो जाए और उन दोनों को अपने साथ लेकर आए। कैथरीन चली जाती है और वो सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कैथरीन के पिता पेट्रिशो से कहते हैं कि तुमने शर्त जीत ली है और मैं तुम्हें अलग से 20,000 सिक्के भी दूंगा, जिसका मैंने वादा किया था। तभी कैथरीन दोनों नई नवेली दुल्हनों के साथ चली आ रही थी। पेट्रिशो ने कहा, देखो, इसने तुम्हारी पत्नियों को भी आने के लिए मना लिया। कैथरीन अब पदुआ में एक झगड़ालू लड़की के नाम से नहीं बल्कि सबसे आज्ञाकारी पत्नी के नाम से जानी जाती थी। अभी आप सुन रहे थे विलियम शेक्सपियर की कहानी टेमिंग ऑफ द श्रू। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।